सभी को गुड मॉर्निंग। एक टॉपिक के बारे में चर्चा हो गई थी, 1857 की क्रांति। ठीक है, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण का मतलब है जो बिखरी हुई रियासतें थी उन सबको एक जगह करना, एक संघ बनाना, उसी को बोलते हैं एकीकरण। ठीक है, तो लिखो राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो बिखरी हुई रियासतें थी इन सबको एक जगह करना, इसको बोलते हैं एकीकरण। और ये जो एकीकरण है ये 7 चरणों में पूरा होता है। एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है? 7 चरणों में पूरा होता है। राम सिंह यादव गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण। अब देखो, पूरे भारत के अंदर एकीकरण करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, कौन सा विभाग बनाया जाता है? संपूर्ण भारत के अंदर जैसे वर्तमान में जिले हैं, वर्तमान में अलग अलग जिले हैं, इसी प्रकार से संपूर्ण भारत के अंदर 562 रियासतें थी। संपूर्ण भारत में कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। 562 रियासतों पर 562 राजा थे और 562 राजा अपने अनुसार अपने अपने राज्य को चलाते थे। जो रियासतें थी वो रियासतें अपने आप को देश मानती थी। मारवाड़ देश है, मेवाड़ देश है, आमेर देश है, अलग अलग देश मानते थे राजा अपने आप की रियासत को। अब एक ही देश के अंदर अलग अलग इस प्रकार से देश रहेंगे तो फिर देश आजाद होने के बाद में देश का सिस्टम कैसे चलेगा? तो अपने भारत को आजादी मिलने से पहले ही संपूर्ण रियासतों को एक जगह करने का कार्य किया गया था, उसी को बोलते हैं एकीकरण। उसी को क्या बोलते हैं? एकीकरण। स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में और उस स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर अंग्रेजों ने कह दिया कि हम तुम्हारे को तुम्हारा देश सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम तुम्हारे देश को चलाओगे कैसे, ये पूरी व्यवस्थाएं तो करो। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारत पर अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था वो तो समाप्त हो गया। वो समाप्त होने के बाद में अंग्रेजों ने कह दिया कि अब चलाओ तुम्हारे देश को, हमने तो इतने दिन चला दिया। अब देश को चलाने के लिए अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजा अपने अपने नियम कानून रखे। मेवाड़ रियासत के अलग कानून है, मारवाड़ रियासत के अलग कानून है। भारतवर्ष में जैसे जूनागढ़ रियासत है, हैदराबाद रियासत है, जम्मू कश्मीर रियासत है, तो इन सब के अलग अलग कानून चलते थे। अलग अलग राजा अपने अपने नियम कानून चलाता था। अब एक ही देश के अंदर अलग अलग नियम कानून रहे तो देश कैसे चले? तो देश को चलाने के लिए क्या किया जाता है? इन रियासतों को एक जगह किया जाता है, एकीकरण किया जाता है। 562 रियासतों का एकीकरण किया जाता है। कितनी रियासतों का एकीकरण किया जाता है? संपूर्ण भारत में 562 रियासतों का एकीकरण किया जाता है, जिसमें से राजस्थान में रियासतें थी 19। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासत। 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के अंदर था। अब यहां पर पूरे भारत के अंदर एकीकरण करने की जिम्मेदारी किसको दी, कौन सा विभाग बनाए? एकीकरण करने की जिम्मेदारी दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एकीकरण करने की जिम्मेदारी किसको दी थी? इन रियासतों को एक जगह करने का काम, इनको एक संघ बनाने का काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक विभाग बनाकर दिया, उस विभाग का नाम है रियासती विभाग। उस विभाग का नाम क्या है? रियासती विभाग। भारत में देखो कितनी रियासतें थी? 562। पूरे भारत में 562 रियासतें थी और 562 रियासतों को एक जगह करने का काम दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, रियासती विभाग बनाकर। ठीक है, इन 562 में से राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? 19 रियासत। राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर पूरे भारत के अंदर देश आजाद हुआ उस समय पूरे भारत के अंदर कितनी रियासतें थी? अरे जब देश आजाद हुआ अपना उस समय पूरे भारत में कितनी रियासतें थी? 562।
अपने राजस्थान में कितनी रियासतें थी? राजस्थान में ठिकाने कितने थे? और यहां पर केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब इन 562 रियासतों को एक जगह करने के लिए जो विभाग बनाया, उस विभाग का नाम है रियासती विभाग। विभाग का नाम क्या है? रियासती विभाग, रियासती विभाग। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय रखा गया दिल्ली के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया था? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में इसका मुख्यालय रखा था। ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, इस विभाग का सचिव बनाया गया। इसके अलावा देखो यहां पर इस विभाग का गठन कब हुआ था? इस विभाग का गठन हुआ था 5 जुलाई 1947। इस विभाग का गठन होता है। ठीक है। इस विभाग का मुख्यालय दिल्ली में रखा जाता है। इसका अध्यक्ष बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसका सचिव बनाया जाता है वीपी मेनन को। आवाज करने के लिए नहीं बोला है। नई टी शर्ट है तो जाकर ले आओ। बिदागरी मिल जाएगी तुम्हें। देखो यहां पर सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण, रियासतों को एक जगह करना, इसी को बोलते हैं एकीकरण। जो रियासतें बिखरी हुई थी, अलग अलग राजा राजपाट चला रहे थे अपना। देश आजाद होगा, देश आजाद होगा तो फिर पूरे भारत पर एक प्रधानमंत्री होगा, एक राष्ट्रपति होगा, उसी के अनुसार देश चलेगा। अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजा यदि राज चलाएंगे तो फिर देश कैसे बनेगा? तो इन सबको हटाने के लिए, राजाओं को इनके नियम कानून हटाने के लिए क्या किया जाता है? राजस्थान का, पूरे भारत का एकीकरण किया जाता है। और जब एकीकरण होता है, पूरे भारत में कितनी रियासतें थी? 562 रियासतों को एक जगह करना, एक संघ बनाना, एक संघ में, एक माला में पिरोना। इसके लिए यहां पर एक विभाग बनाया जाता है। कौन सा विभाग बनाया जाता है? रियासती विभाग। और यहां पर इसकी जिम्मेदारी, इन सब रियासतों को एक जगह करने की जिम्मेदारी है, ये इस रियासती विभाग के पास में रहती है। और रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन है यहां पर? और इस विभाग का सचिव कौन है? इस रियासती विभाग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली के अंदर। और यहां पर इस रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को। ये रियासती विभाग बनाने के बाद में इनको जिम्मेदारी दे दी कि आप लोग क्या करेंगे, यहां पर जो 562 रियासतें बिखरी हुई है, इन सबको एक जगह करने का प्रयास करोगे, एक संघ बनाने का प्रयास करोगे। भारत एक संघ बनेगा तब जाकर आगे इसकी व्यवस्थाएं चलेगी। अन्यथा अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजा अपने नियम कानून चलाएंगे तो देश नहीं चल पाएगा। ठीक है। अरे जिसको टी शर्ट लेनी है जाओ। नहीं लेनी है? ले रखी है पहले से। ठीक है। तो इनको एक जगह करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों को एक जगह करने का काम करता है। और जब सभी रियासतों को एक जगह करने का काम करता है यहां पर, तो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने खूब कठिनाइयां आती है। लेकिन लोहे की तरह डट कर क्या करता है? ये मुकाबला करता है, राजाओं को एक संघ के अंदर शामिल करने के लिए राजी करता है। कई राजा तो इसको, बेचारे को, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल को बंदूक दिखा देते हैं कि भाग जाए यहां से, नहीं तो मार देंगे। कौन सा आया यहां पर संघ में शामिल करवाने के लिए? अपने राजस्थान का ही राजा था, जोधपुर का राजा हनुमंत सिंह। इस बेचारे को बंदूक दिखा देता है और बोलता है भाग जा, नहीं तो मारूंगा अभी। पेन बंदूक दिखाता है इसको। फिर भी ये डट कर मुकाबला करता है, राजस्थान के, पूरे भारत के राजाओं को एक संघ के अंदर शामिल करता है। लोहे की तरह मजबूत होकर ये क्या करता है? राजस्थान की, पूरे भारत की रियासतों को एक जगह करने का काम करता है। इसी कारण भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसने सभी रियासतों को एक जगह करने का काम किया। संघ, जो भारत एक संघ है, ये संघ बनाने का काम इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये रियासती विभाग बनाया गया। ठीक है।
पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों का प्रभुत्व है ये कब समाप्त किया गया था, कौन सी धारा के तहत समाप्त किया गया था? एक स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 के अंदर, ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंदर जब आया, उसकी धारा 8 के तहत अंग्रेजों का प्रभुत्व है वो भारत से समाप्त किया गया। 19 रियासतें थी राजस्थान में। राजस्थान में कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? एक केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतों में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि अपने राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत। क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में सबसे छोटी रियासत थी सापुरा रियासत। कौन सी रियासत थी? सापुरा रियासत। ठीक है, तो राजस्थान का जो एकीकरण है, सभी रियासतों को, जो 19 रियासतें राजस्थान के अंदर, अभी वर्तमान में जैसे राजस्थान में राजस्थान को सीएम चलाता है, पहले 19 रियासत में 19 राजा थे और अलग अलग रियासतों को अलग अलग राजा चलाते थे। ठीक है, लेकिन देश आजाद जब हुआ था, अंग्रेजों ने जब देश को यहां पर आजादी दी थी, अंग्रेजों ने कहा था कि हम तुम्हारे देश को आजादी दे देंगे, तुम्हें आजाद कर देंगे, शासन तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन तुम देश को कैसे चलाओगे, इस प्रकार से अलग अलग रियासतों के राजा थोड़ी चलाएंगे इसको। उसके बाद में यहां पर इन रियासतों को एक जगह किया जाता है, एकीकरण किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखो एकीकरण और लिखो भारत में कुल 562 देशी रियासतें थी। भारत में कुल 562 देशी रियासतें थी। कुल 562 देशी रियासतें थी। लिख लिया आपने इतना। इसके बाद में देखो यहां पर राजस्थान में कितनी रियासतें थी? लिखो, राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। उन्नीस रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब देखो यहां पर इन 19 रियासतों में सबसे नई कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? तो ये 4-5 जो पॉइंट है ये भी आप नोट कर लो। प्राचीन रियासत, राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत, प्राचीन रियासत। नवीन रियासत। क्षेत्रफल में बड़ी रियासत। क्षेत्रफल में छोटी रियासत। ठीक है, यहां पर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में लिख लेना छोटी रियासत। जनसंख्या में छोटी रियासत, जनसंख्या में बड़ी रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत। ठीक है, प्राचीन रियासत है मेवाड़ रियासत। जब 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना हुई तो इसको फिर बोलने लगे उदयपुर रियासत।
पहले इसको मेवाड़ रियासत बोलते थे, ठीक है। इसके बाद में नवीन रियासत है झालावाड़ रियासत, नवीन रियासत है झालावाड़ रियासत, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़ रियासत। जब 1459 में जोधपुर की स्थापना हो गई, तब इसको मारवाड़ को जोधपुर बोलने लगे थे, पहले इसी को मारवाड़ बोलते थे, जोधपुर रियासत, ठीक है। जनसंख्या में और क्षेत्रफल में दोनों में सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा रियासत, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत है जयपुर रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक रियासत। छाप लिया सबने? देखो, राजस्थान में सबसे प्राचीन, प्राचीन का मतलब सबसे पुरानी रियासत, ठीक है। राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। इसके बाद में सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत। इसका तो गठन ही 1838 के अंदर हुआ था। कोटा रियासत के अंदर कोटा के राजा थे जिनका नाम था किशोर सिंह। कोटा के राजा का नाम क्या था? किशोर सिंह। और उसी का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था झाला जालिम सिंह। प्रधानमंत्री का नाम क्या था? झाला जालिम सिंह। वहां पर जो अधिकार थे, वहां पर जो प्रशासन था, जब अंग्रेजों के साथ में संधि होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि होती है, तो वहां का प्रधानमंत्री क्या करता है? झाला जालिम सिंह क्या करता है? अंग्रेजों के साथ में संधि करके आता है। और जब अंग्रेजों के साथ में वो संधि करके आता है, तो पूरे अधिकार क्या करता है? खुद के नाम लिखवा कर आ जाता है। अंग्रेजों के पास में जाता है, तो अंग्रेजों के पास में पूरे वहां के अधिकार थे, जो शासन प्रशासन चलाने के अधिकार थे, वो सारे के सारे झाला जालिम सिंह खुद के फेवर में लिखवा कर आ जाता है। और उसके बाद में जब रियासत में पूरा कामकाज है, वही झाला जालिम सिंह चलाता है। जब किशोर सिंह राजा बनता है, तो किशोर सिंह की पावर नहीं चलती है झाला उसके अंदर, कोटा रियासत के अंदर। जब कोटा रियासत में किशोर सिंह की पावर नहीं चलती है, तो किशोर सिंह राज पार्टी छोड़कर चला जाता है कि ऐसा राजा बनने में क्या मतलब है, यहां पर पूरी पावर तो ये प्रधानमंत्री चला रहा है। कालांतर में उस प्रधानमंत्री के बीच में, उस राजा के बीच में युद्ध भी होता है, मांगरोल का युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर ये कहा जाता है कि एक देखो, एक ऐसी रियासत जिसके राजा और वहीं के प्रधानमंत्री के बीच में युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर वहां का प्रधानमंत्री जीत जाता है, राजा हार जाता है, और राजा हार कर मेवाड़ के राजा की शरण में चला जाता है। बाद में जाकर मेवाड़ का राजा वापस आता है। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री उस राजा से जीतने के बाद भी उसकी राजगद्दी पर नहीं बैठता है, उसकी खड़ाऊ रख देता है, उसकी चपले रख देता है उस राजगद्दी के ऊपर, कि कोई बात नहीं है, राजा को मेरे पर शक हो गया, लड़ाई भी हो गई, लेकिन इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकार मेरा नहीं। कालांतर में ये कहा जाता है कि फिर मेवाड़ का राजा आता है, समझौता करवाता है, अंग्रेजों को भी बोला जाता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं? उस राजा की और उस प्रधानमंत्री की लड़ाई को खत्म करने के लिए उसी कोटा रियासत में से कुछ गांव अलग करते हैं, उस कोटा रियासत को तोड़ देते हैं, उसको तोड़कर फिर एक नई रियासत का गठन करते हैं। और नई रियासत का गठन करने के बाद में उस प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आपकी ये रियासत है, इस रियासत को इस राजा के लिए छोड़ दो, और आपके लिए ये अलग से नई रियासत है, ये बनाई जाती है, इस पर आप अधिकार रखो। फिर वहां पर इस झालावाड़ रियासत का गठन है कोटा के प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। कहां के प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है? कोटा के प्रधानमंत्री के। वहां पर कोटा के राजा और प्रधानमंत्री की लड़ाई को खत्म करने के लिए कौन सी रियासत का गठन होता है? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत। कब गठन होता है? अंग्रेज इसका गठन करते हैं कि लड़ाई तो खत्म हो कम से कम, ये तो नहीं लड़े दोनों के दोनों, ठीक है। इसके बाद में देखो, यहां पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। ये शाहपुरा नहीं है, भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा है।
इसके बाद में देखो यहाँ पर जनसंख्या में बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान में टोंक रियासत। ठीक है, इसके बाद में देखो आप नोट करो, लिखो स्वतंत्रता अधिनियम 1947। स्वतंत्रता अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम अधिनियम 1947 की धारा 8 धारा 8 के तहत भारत से अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। प्रभुत्व समाप्त हो गया। ठीक है, देश को आजादी दिलवाने के लिए एक अधिनियम आया, उस अधिनियम का नाम है स्वतंत्रता अधिनियम। अधिनियम का नाम क्या है? स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता अधिनियम की एक धारा है जिसका नाम है 8। धारा 8 कौन कौन सी धारा है? धारा 8 है। इस धारा 8 के तहत अंग्रेज कहते हैं कि अब तुम्हारा देश तुम चलाओ, हम तुम्हारे देश को नहीं चलाएंगे, अब पूरे देश पर अधिकार आपका है, लेकिन आप कैसे चलाओगे कैसे नहीं चलाओगे ये व्यवस्था आप देखो। ठीक है, तो कौन से अधिनियम के तहत अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत से समाप्त हुआ था? कौन से अधिनियम के तहत? स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 1947। कौन सी धारा के तहत इनका प्रभुत्व समाप्त हुआ था? धारा 8 के तहत। ठीक है, इसके बाद में लिखो रियासती विभाग। रियासती विभाग, रियासती विभाग। अब अंग्रेजों ने जब भारत को भारतीयों को सौंप दिया, अरे अंग्रेजों ने जब भारत को भारतीयों को सौंप दिया, तो भारतीय फिर देश को कैसे चलाएंगे कैसे नहीं चलाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है? तो यहां पर भारतीय क्या करते हैं, फिर एक विभाग बनाते हैं और इन रियासतों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। कौन सा विभाग बनाते हैं? रियासती विभाग। गठन कब किया गया था इसका? एग्जाम में पूछा हुआ ही, रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को। इसका मुख्यालय कहाँ रखा जाता है? इसका अध्यक्ष कौन था और इसका सचिव कौन था? इसका कार्य था राजस्थान और पूरे भारत की रियासतों को एक जगह करना। ठीक है, तो लिख लो इसमें रियासती विभाग को ऐसा कैसा छाप लो। इस विभाग का कार्य था भारत की रियासतों को का एकीकरण करना, भारत की रियासतों को एक जगह करना। कौन सी इंपॉर्टेंट बात आ गई इतनी? कुछ बच्चे होते हैं जो बोले बगैर नहीं रह पाते, उन्हीं में से।
अच्छा, इससे भी काम की बात हो गई, क्लास से भी ज्यादा काम की बात हो गई। अभी बाहर भेज दूंगा, बाहर बैठ के कर लेना काम की बात। छाप लिया सबने? हाँ। 9 अगस्त क्वाडा का युद्ध, उसमें 58 आएगा। नहीं, 58 आएगा उसमें, 57 नहीं आएगा। उसमें सही कर लेना, 58 आएगा उसमें। ठीक है, सही कर लेना, उसमें 58 ही आएगा। पहले तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहब है, उनका साथ देते हैं वो। जब उनका अंत होता है, जब उनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके बाद में 57 तो निकल जाता है, 58 में जाकर आता है यहाँ पर तथा। तो क्या हुआ? 57 दे रखा है, सही कर लेना। गूगल में तो आ जाता है कई बार ऐसे ही। गूगल तो रास्ता भी कई बार कहीं दिखा देता है, जंगल में ले जाकर छोड़ देता है गूगल तो। ठीक है, देखो यहाँ पर रियासती विभाग का गठन कब हुआ था यहाँ पर? 5 जुलाई 1947। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सचिव कौन है? बीपी मेनन। इसका कार्य क्या था रियासती विभाग का? इसका कार्य क्या था? भारत की रियासतें हैं, इनको एक जगह करना, एकीकरण करना। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करो, लिखो, रियासती विलय संबंधित समस्या के समाधान हेतु रियासती विलय संबंधित समस्या के समाधान हेतु नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल के बारे में पहले से बता रखा है मैंने आपको, नरेंद्र मंडल की बैठक की जाती है। नरेंद्र मंडल की बैठक की जाती है। ठीक है, 25 जुलाई 1947 को बैठक होती है। ये जो बैठक है 25 जुलाई 1947 को की जाती है। इसका अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष रखा जाता है माउंट बेटन को। माउंट बेटन, इस माउंट बेटन को इसका अध्यक्ष रखा जाता है। इसमें दो एग्रीमेंट आते हैं, दो प्रपत्र आते हैं। दो एग्रीमेंट आते हैं, दो प्रपत्र आते हैं। एक तो आता है, राजाओं को यह कहा जाता है कि आप लोग संघ में शामिल हो जाओ। दूसरा इसमें प्रपत्र आता है कि जिस रियासत की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है, और जिसकी वार्षिक आय, साल की आय 1 करोड़ से अधिक है, वो स्वतंत्र रह सकता है। इस बैठक में ये दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, दो प्रपत्र यहां पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रपत्र लिखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेक्शन, हिंदी लिख लो इसकी। हिंदी में इस प्रपत्र के बारे में लिख लो। लिखो, इसमें सभी रियासतों के राजाओं को, इसमें सभी रियासत के राजाओं को सभी रियासत के राजाओं को अपनी रियासतों को
विलय करने के लिए कहा गया। सभी रियासतों के राजाओं को अपनी रियासतों को विलय करने के लिए कहा गया। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा जो प्रपत्र है वो जारी होता है, उसका नाम रखा जाता है स्टैंड स्टैंड स्टिल स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, और इसमें शर्त रखी जाती है, इसमें कहा जाता है कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और जिस रियासत की वार्षिक आय सालाना आय 1 करोड़ से अधिक है, वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रख सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी 4 रियासतें थी, किसी भी राजा ने अपनी रियासत को स्वतंत्र नहीं रखा था, सभी को शामिल कर दिया। इसमें लिखो, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक 10 लाख से अधिक वह वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, वह स्वतंत्र रह सकती। स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, और इस क्राइटेरिया के अंदर राजस्थान की 4 रियासतें आती थी। ठीक है, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी, जिसकी सालाना आय है वो 1 करोड़ से अधिक थी, 4 रियासतें थी ऐसी, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है और मेवाड़ है। ये 4 रियासतें इस क्राइटेरिया के अंदर आती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में ये भी लिख लेना कौन कौन सी रियासतें इसके अंदर आती थी। राजस्थान में ऐसी ऐसी रियासतें जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक वह एक करोड़ से अधिक वह जनसंख्या 10 लाख से अधिक जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़। उतार लिया सबने? अरे उतार लिया ना सबने? देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जब रियासती विभाग बनाया, रियासती विभाग बनाने के बाद में अलग अलग रियासतों को एक जगह करने का प्रयास किया,
जब एक जगह करने का प्रयास किया तो क्या क्या शर्तें रखी गई, उसके लिए भी मीटिंग रखी गई कि मीटिंग रखो, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो यहां पर राजस्थान के राजाओं की मीटिंग रखी गई। अरे राजस्थान के राजाओं का ग्रुप ही तो था नरेंद्र मंडल, राजस्थान के राजाओं का ग्रुप ही तो था नरेंद्र मंडल, नहीं पता तुम्हें? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से राजस्थान के राजाओं का एक ग्रुप बनाते हैं अंग्रेज, लेकिन अलवर के राजा बोलते हैं कि राजस्थान के राजाओं का ग्रुप है, कोई अंग्रेजी ग्रुप नहीं है ये, इस ग्रुप का नाम चेंज करो। फिर उस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर अलवर के राजा जयसिंह ने उसका नाम रख दिया नरेंद्र मंडल। उसका नाम क्या रख दिया था? नरेंद्र मंडल। राजाओं का ग्रुप था। फिर वहां पर उस नरेंद्र मंडल का पहला चांसलर, पहला अध्यक्ष बनाया जाता है महाराजा गंगा सिंह को। किसको बनाया जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। ठीक है। अरे नमूनो सुपरवाइजर वालों, तुम्हें तो पढ़ा दिया, ये लैब वाले हैं इनको तो नहीं पढ़ाया, तुम्हें तो लिखवा रहता है पूरा का पूरा। महाराजा गंगा सिंह के साथ में लिखवा दिया तो नरेंद्र मंडल क्या है, चुपचाप बैठे हैं जैसे कुछ ही नहीं पता होगा। ठीक है। तो वहां पर क्या किया जाता है, दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाती है नरेंद्र मंडल की। नरेंद्र मंडल के सदस्यों को, सभी राजाओं को बुलाया जाता है वहां पर, और उसका अध्यक्ष बनता है अंग्रेज अधिकारी माउंट बेटन। उसका अध्यक्ष कौन बनता है? अंग्रेज अधिकारी माउंट बेटन। यहां पर इस नरेंद्र मंडल की जो मीटिंग है ये कब रखी जाती है? 25 जुलाई 1947। अध्यक्ष कौन था इसका? माउंट बेटन। इसमें दो प्रपत्र रखे जाते हैं। एक प्रपत्र कि सभी राजा अपनी रियासत को संघ में शामिल कर दे। ठीक है, सभी राजा हैं वो अपनी रियासत का विलय कर दे। दूसरा प्रपत्र इसमें रखा जाता है, दूसरा प्रपत्र इसमें रखा जाता है कि जो राजा है, जो रियासत है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और जिससे रियासत की सालाना आय, वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से अधिक है, वो राजा स्वतंत्र रह सकता है। इस क्राइटेरिया के अंदर राजस्थान की कितनी रियासतें आती थी? 4 रियासत। कौन कौन सी रियासत आती थी यहां पर? जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा बीकानेर और मेवाड़, ये 4 रियासतें इस क्राइटेरिया के अंदर आती थी। लेकिन इसके अंदर इस प्रपत्र में शामिल होने वाली एक भी रियासत नहीं थी। ऐसा नहीं कि 4 रियासतें स्वतंत्र रह गई। सर ये चाहिएगा मुझे, पीछे आवाज नहीं जाएगी। ठीक है। इस प्रपत्र के अंदर 4 रियासतें आती थी, लेकिन इसमें शामिल कोई सी रियासत भी नहीं होती है। ठीक है। क्यों नहीं होती है? सबको राजी कर लेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो बोलते हैं ना, मीठी गोली दे देता उनको। ठीक है, कि तुम्हें 10 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी, तुम्हें 5 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी, तुम्हारी महारानी के लिए अलग से व्यवस्थाएं रखी जाएगी। ठीक है। तो सब राजाओं को राजी कर लेता है, सब राजाओं को राजी करके क्या करता है? विलय करवा लेता है। अब देखो, राजस्थान के अंदर ऐसी शर्त रखने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीमेंट लेकर आता है, राजस्थान की अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजाओं के पास में जाता है साइन करवाने के लिए। राजस्थान की सबसे पहली रियासत जो इस विलय पत्र पर साइन करती है वो रियासत है बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत है? बीकानेर रियासत। बीकानेर के राजा थे जिनका नाम था शार्दुल सिंह। राजा का नाम क्या था? शार्दुल सिंह। बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह बोलते हैं कि मैं तो इस संघ के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हूं, मैं विलय पत्र पर साइन करने के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहले बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह क्या करते हैं? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं 7 अगस्त 1947 को। कब करते हैं हस्ताक्षर? 7 अगस्त 1947 को। इसके बाद में देखो, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान की अन्य रियासतों के पास में जाता है, सभी रियासतों के राजाओं ने साइन कर दिया। सबसे अंत में साइन करने वाले जो राजा थे वो थे धौलपुर के राजा जिनका नाम है उदय भान सिंह। धौलपुर के राजा का नाम क्या था? उदय भान सिंह। विलय पत्र पर साइन करना अलग बात है, एकीकरण में शामिल होना अलग बात है। विलय पत्र पर साइन होने के लिए, साइन करने के लिए सबसे पहले तैयार हुआ था बीकानेर का राजा। एकीकरण में शामिल होने के लिए सबसे पहले तैयार हुआ था अलवर का राजा। अलवर के राजा तेज सिंह है, वो एकीकरण के अंदर सबसे पहले शामिल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम के अंदर। ठीक है। अरे एकीकरण का पहला चरण होता है जिसमें 4 रियासतों को शामिल किया जाता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ABCD। ठीक है। तो अलवर के राजा है वो सबसे पहले एकीकरण में शामिल होते हैं। विलय पत्र पर साइन करने वाले सबसे पहले राजा थे शार्दुल सिंह बीकानेर के महाराजा, और सबसे अंत में साइन किया था वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर ने। वसुंधरा राजे सिंधिया का ससुर कौन है पता है क्या तुम्हें? धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह वसुंधरा के ससुर जी हैं। अभी तो फाइल सल्ट गई। धौलपुर राज परिवार के अंदर शादी होती है वसुंधरा की। ठीक है। वैसे राजपूत सिंधिया जो है ग्वालियर के हैं ये,
राजपूत परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन शादी होती है जाट परिवार के अंदर। ठीक है, वसुंधरा की शादी जाट परिवार में हुई। हाँ, लव मैरिज मान लो। इसमें लिखो, पॉइंट लगाकर नोट करो। भारत में, सॉरी, राजस्थान में सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर, लिखो राजस्थान में राजस्थान में सर्वप्रथम विलय पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत। सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत है बीकानेर रियासत। बीकानेर के राजा थे जिनका नाम है शार्दुल सिंह। ठीक है, इन्होंने साइन किए थे 7 अगस्त 1947 को। 5 जुलाई को रियासती विभाग बना था। जुलाई के बाद में उस रियासती विभाग ने अपना कार्य शुरू कर दिया था, सभी रियासतों को एक जगह करने का। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे? राजस्थान में सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत। धौलपुर रियासत सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते। यहाँ के राजा कौन थे? उदय भान सिंह। इसने हस्ताक्षर किए थे 14 अगस्त को 1947। 15 अगस्त को तो देश आजाद हो गया था। अरे 15 अगस्त 1947 को तो देश आजाद हो गया था। 14 अगस्त को यहां पर इसने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, छाप लिया सबने? देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है? राजा कौन थे? सबसे पहले हस्ताक्षर कब किए थे? ये माइक लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बोलते रहोगे पीछे। इसको तो हटा दूंगा, अभी धुलाई भी कर सकता हूं मैं। नाजायज फायदा उठाते हो तुम लोग। ठीक है, सबसे पहले हस्ताक्षर कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को। सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है? यहाँ के राजा कौन थे? कब इन्होंने हस्ताक्षर किए थे? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट नोट करो, एकीकरण में शामिल होने वाली रियासत। लिखो, राजस्थान में, राजस्थान के एकीकरण पर नोट लगाकर नोट करो, नोट लगाकर 1000 2000 का लिख लो। हाँ, 500 का लिख लो, 200 का लिख लो। लिखो, लिखो राजस्थान एकीकरण पर, राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत।
राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत। हस्ताक्षर करने वाली रियासत। हस्ताक्षर करने वाली रियासत, लिख लो अलवर रियासत। और यहां के राजा थे जिनका नाम है तेज सिंह। यहां के राजा थे जिनका नाम है तेज सिंह। ये एकीकरण में सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं। मनीषा यादव, राधे राधे। क्या कहूं तुम्हें, अब शब्द खत्म हो गए तुम्हारे लिए। तुम्हें कितना डांटे। हाँ, आवाज नहीं आती। छाप लिया सबने। देखो, विलय पत्र पर साइन सबसे पहले बीकानेर रियासत के शार्दुल सिंह ने किए थे, लेकिन एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? अलवर के राजा तेज सिंह ने। ठीक है। विलय पत्र पर सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किसने किए थे? सबसे लास्ट में किसने किए थे? उदय भान सिंह ने। कहां के राजा थे? धौलपुर के। ठीक है। और एकीकरण में सबसे लास्ट में, जो लास्ट में रियासत शामिल हुई होगी, सबसे लास्ट में कौन सी हुई थी? सबसे लास्ट में शामिल होने वाली रियासत सिरोही रियासत। एकीकरण में सबसे लास्ट में सिरोही रियासत को शामिल किया था। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया था। अब देखो, एकीकरण है राजस्थान का। एकीकरण कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में। एकीकरण में समय कितना लगता है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है। तो लिखो, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। दिया तो डर लग रहा है, रख दे यहां पे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। ठीक है। देखो, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? लिखो, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। आठ वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। हवाइयों आज पानी पिलाना। देखो, राजस्थान का एकीकरण सबसे पहले तो कितने चरणों में पूरा होता है? छोटी मोटी एग्जाम लगती है बीएसटीसी वगैरह की, उसमें तो चरण ही पूछ लेते हैं। कितने चरणों में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। ठीक है। इसके बाद में देखो, राजस्थान के एकीकरण में समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। अब देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान के एकीकरण में अलग अलग चरण हुए, 7 चरण हुए। कितने चरण हुए थे? 7 चरण हुए थे।
7 चरणों के अंदर सबसे पहले चरण में कौन सी रियासत को शामिल किया गया, दूसरे में कौन सी को शामिल किया गया, इनके बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैप के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर ये अपना राजस्थान है, सही नहीं बना राजस्थान, फूटरा नहीं बना, समझना है। देखो यहां पर पूरा एकीकरण का कार्य है वो कहां से हो रहा था, दिल्ली से। कहां से हो रहा था, दिल्ली दिल वालों की, बंबई पैसे वालों की। राजस्थान तो सूखा पड़ा है। अब देखो यहां से दिल्ली से एकीकरण करने वाले, यदि दिल्ली से कोई भी राजस्थान की रियासत को एक जगह करने के लिए आएगा तो सबसे पहले प्रवेश कहां करेगा। अभी भी वर्तमान में भी जो ये हाईवे है NH 8 है, वर्तमान में तो इसका नाम चेंज हो गया होगा, ये लास्ट में अलवर से होकर निकलती है, अलवर से होकर ही तो निकलती है। तो यहां से दिल्ली से यदि कोई भी व्यक्ति आएगा यहाँ पर राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कहां करेगा, यहां प्रवेश करेगा। और यहां पर जो रियासत है वो रियासत है अलवर रियासत। कौन सी रियासत है, अलवर रियासत। अलवर के राजा से आकर बात करता है, अलवर के राजा वहां पर उस एग्रीमेंट पर, जो एकीकरण है उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, एकीकरण के एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। ठीक है, अलवर के राजा सबसे पहले एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इसके पास में ही जो रियासत है, अलवर के पास में जो रियासत है वो कौन सी रियासत है, भरतपुर रियासत। अरे कौन सी रियासत है, भरतपुर रियासत। भरतपुर के बाद में यहीं पर रियासत है धौलपुर रियासत। कौन सी रियासत है, धौलपुर रियासत। इसके बाद में यहाँ पर है करौली रियासत। कौन सी रियासत है, करौली रियासत। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, A B C और D। ये करौली नीचे है यहाँ पर, ठीक है, मैप में पढ़ा होगा आपने। यहां मत टिका देना इसको, करौली को कंटिन्यू करने के चक्कर में कि ABCD कर दो इसमें, ठीक है। करौली यहाँ पर है। तो ये 4 रियासतों को सबसे पहले यहाँ पर एकीकरण के पहले चरण में शामिल किया गया। एकीकरण का जो फर्स्ट चरण हुआ, पहला चरण हुआ, इस पहले चरण के अंदर राजस्थान की कितनी रियासतों को शामिल किया, जो पड़ोसी रियासतें हैं, जो एकीकरण करने के लिए आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले इन राजाओं से मिलता है आकर, और इन राजाओं से मिलकर इन रियासतों को एक जगह करने का काम करता है। और इस पहले चरण का नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। इसका नाम क्या रखा जाता है, मत्स्य संघ। नाम भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि एकीकरण के पहले चरण का क्या नाम रखा गया था, एकीकरण के पहले चरण का नाम क्या रखा गया था। इसका सुझाव किसने दिया था कि ये नाम रखो, इसका सुझाव दिया था KM मुंशी ने। किसने दिया था सुझाव, KM मुंशी ने। KM मुंशी ने कहा था कि इस पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखो। KM मुंशी के जो सुझाव थे उसी के कारण इसका नाम रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब पहला चरण गठित कर दिया तो इसका अलग से प्रधानमंत्री रहेगा, इसका अलग से राज प्रमुख रहेगा, उपराज प्रमुख इसका रहेगा अलग से, इसकी राजधानी रहेगी, ठीक है, इसका उद्घाटन करता रहेगा। तो ये सब चीजें तो एक लिस्ट में अलग से मैं आपको लिखा दूंगा। एक बार मैप के माध्यम से आपको बता देता हूं, पहले चरण के अंदर देखो कितनी रियासतों को शामिल किया था, 4 रियासतों को। कौन कौन सी रियासत को पहले चरण में शामिल किया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके बाद में देखो इसी के लगे हाथ यहीं पर पास की जो रियासतें हैं, यहां से शुरू होकर यहां तक जितनी भी रियासतें हैं, इन रियासतों को दूसरे चरण में शामिल कर दिया। एकीकरण के कौन से चरण में शामिल कर दिया, दूसरे चरण में। अब यहां पर देखो कौन कौन सी रियासतें हैं, शॉर्ट में लिखवा देता हूं आपको, पूरा मैप बनाओगे। यहां देखो रियासत है डूंगरपुर रियासत। कौन सी रियासत है, वर्तमान में जिला भी यहीं पर है, जिला चेंज नहीं हुआ है, वर्तमान में जिला भी यहीं पर है। डूंगरपुर के बाद में यहां पर है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ के बाद में देखो यहां पर है कोटा, बूंदी, ठीक है, शाहपुरा,
ठीक है, 9 रियासतें हैं, कितनी हो गई काउंट करो, अभी तो 7 ही हुई है। देखो यहां पर 2 रियासतें यहां से भी है, एक किशनगढ़ और एक है टोंक, 9 रियासतें हो गई। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक भी है, याद रख लेना, बाबू, आ, ये वो बाबू नहीं है, ये अलग बाबू है, बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो। ठीक है, यहां पर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, ठीक है, झालावाड़, डूंगरपुर, ठीक है, किशनगढ़, कोटा, ठीक है, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। हो गई रियासतें पूरी। अरे यहां पर भी आ गई ना पूरी रियासतें, इसमें नहीं आई। देखो सबसे पहले यहां से इस पूर्वी राजस्थान की रियासतों को एक जगह किया गया, इसके बाद में पूर्वी राजस्थान के बाद में यहीं पर पास में जो रियासतें हैं इन सब रियासतों को एक जगह किया गया दूसरे चरण के अंदर। ठीक है, तो एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल होने वाली रियासतें कौन कौन सी है, देखो टोंक है, किशनगढ़ है, इसके अलावा कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, शाहपुरा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। ये एकीकरण के कौन से चरण में शामिल होती है, दूसरे चरण के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर पहला चरण हुआ, उस समय राजधानी रखी गई, कैपिटल रखी गई अलवर को। राजधानी किसको रखी गई, अलवर को। जब इन रियासतों को शामिल कर लिया तो यहां पर राजधानी रखी गई कोटा को। यहां पर राजधानी किसको रखी गई, कोटा को। ठीक है, कोटा के राजा को राज प्रमुख बनाया गया, यहीं पर उद्घाटन वगैरह हुआ, पूरा कामकाज यहीं पर हुआ। ठीक है, ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण के बाद में देखो तीसरा चरण, तीसरे चरण में केवल एक रियासत को, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, एक रियासत, कौन सी रियासत है, मेवाड़ रियासत। इस मेवाड़ रियासत को तीसरे चरण में शामिल किया। कौन से चरण में शामिल किया था, तीसरे चरण में। इसके बाद में यहां पर इससे आगे की तरफ बढ़े चौथे चरण के अंदर, और चौथे चरण के अंदर 4 बड़ी रियासतों को, 4 लूठी रियासतों को शामिल किया। इसमें 4 कौन कौन सी बड़ी रियासत है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। ठीक है, इन 4 बड़ी रियासतों को चौथे चरण में शामिल कर लिया। कौन से चरण में शामिल कर लिया, चौथे चरण में। ठीक है, और यहां पर देखो लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया चौथे चरण में, और चौथे चरण में इसका नाम रखा गया वरद राजस्थान। इसका नाम क्या रखा गया, वरद राजस्थान। वरद का मतलब होता है बड़ा, वरद का मतलब क्या होता है, जब ये तो चौथा चरण हुआ उसी समय यहां पर ये कहा गया कि अब राजस्थान बन गया, अब दिवस मना दो। इसी चौथे चरण से फिर राजस्थान दिवस मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी गया राजस्थान दिवस, 30 मार्च 1949 को एकीकरण का चौथा चरण हुआ था। एकीकरण का कौन सा चरण हुआ था, चौथा चरण हुआ था। उसी दिन से फिर 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने लगे। तो इस प्रकार से देखो लगभग रियासतें यहां शामिल हो गई 4 चरणों के अंदर ही। अरे यहां पर अब केवल एक रियासत, सिरोही रियासत बची है। कौन सी रियासत बची है, सिरोही रियासत, जो 5वें चरण में शामिल हो जाती है यहां से। उसका भी माउंट आबू दिलवाड़ा है, उसको छोड़ दिया जाता है। आबू दिलवाड़ा को तो गुजरात में शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल है इसमें अपने गुजरात का फायदा ज्यादा देखता है, क्योंकि वो गुजराती था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ का था, गुजरात का था। तो वो क्या करता है, अपना पर्यटन स्थल, अपना जो दर्शनीय स्थल है माउंट आबू, उसको गुजरात में शामिल कर देता है। यहां से इससे आधा काट देता है सिरोही को। जो माउंट आबू है, आबू दिलवाड़ा है, उसको इसमें शामिल कर देता है गुजरात के अंदर, और बाकी सिरोही को राजस्थान में शामिल कर देता है। लेकिन यहां की जनता नहीं चाहती थी कि हम गुजरात में जाएं। यहां की जनता पसंद करती थी राजस्थान को। इस वजह से वहां पर जनता आंदोलन कर देती है
और जब जनता आंदोलन करती है, जनता वहां पर कहती है कि हमें जबरदस्ती गुजरात में भेजा जा रहा है, हम गुजरात में नहीं जाना चाहते। फिर वहां आंदोलन वगैरह होते हैं। एक मुनि था, उसने आंदोलन किया था। एक वहां का व्यक्ति था जिसका नाम था गोकुल भाई भट्ट, व्यक्ति का नाम क्या था, गोकुल भाई भट्ट, उसने यहाँ पर आंदोलन किया था, जनता को साथ लेकर वहां पर नारे लगाए थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मुर्दाबाद, इस प्रकार से, ठीक है, कि हमारा पर्यटन स्थल ले गया यहाँ से, ठीक है। कालांतर में जब आंदोलन वगैरह हुए तो एकीकरण का जब लास्ट चरण हुआ, 7वां चरण हुआ, उसके अंदर फिर माउंट आबू को भी राजस्थान में विलय कर दिया गया था। ज्यादा ही विरोध हुआ, वहां की जनता भी नहीं चाहती थी कि हम गुजरात में जाएं। इस कारण फिर क्या होता है, राजस्थान के 7वें चरण के अंदर, एकीकरण के 7वें चरण में उसको शामिल कर दिया जाता है वापस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से राजस्थान की रियासतों का विलय किया गया था। एकीकरण के पहले चरण में कितनी रियासतें शामिल की, सबसे पहली कौन सी रियासत है, इसके बाद में भरतपुर, के बाद में धौलपुर, के बाद में करौली, ठीक है। एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतों को शामिल किया गया। कितनी रियासतों को शामिल किया गया, 9 रियासतों को। कौन कौन सी रियासत को शामिल किया था, किशनगढ़, टोंक है, बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस प्रकार से 9 रियासतों को एकीकरण के कौन से चरण में शामिल किया था, एकीकरण के तीसरे चरण के अंदर एक रियासत को शामिल किया। कौन सी रियासत को शामिल किया, मेवाड़ रियासत को। एकीकरण के चौथे चरण में 4 रियासतों को शामिल किया। कौन कौन सी रियासत को, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। जनसंख्या में बड़ी कौन सी, क्षेत्रफल में बड़ी कौन सी, जोधपुर, ठीक है। तो बड़ी बड़ी रियासतों को इसमें शामिल कर लिया। इस वजह से इस चरण का नाम भी रखा जाता है वृहद राजस्थान। इस चरण का नाम भी क्या रखा जाता है, वृहद राजस्थान, ठीक है। तो ये इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण किया जाता है। 7 चरणों के अंदर एकीकरण होता है। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण लिखो, लिखो एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण का प्रथम चरण। शॉर्ट में लिखना पसंद करोगे, प्रथम चरण हुआ कब। एक तो आपको डेट याद रखनी है, 17-18 मार्च, ठीक है। सारणी बनाओ, लास्ट में एक टेबल बना दूंगा, पहले बनाओ, अरे पहले बनाओ या लास्ट में बनाओ, लास्ट में एक पूरे टेबल बना दूंगा, उसी में लिख लेना, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर पूरी चीजें लिखवा दूंगा मैं, टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 17-18 मार्च, कई जगह इसकी डेट आपको 17 मार्च मिलेगी। अभी आप गूगल पर सर्च करोगे तो 17 मार्च ही आएगा, ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है 9वीं की, उसके अंदर भी 17 मार्च दे रखा है, 17 और 18 मार्च दोनों दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों डेट याद रखनी है। एग्जामिनर दोनों साथ में नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा, ठीक है। 17 पूछ ले तो 17 आपको टिक लगानी है, 18 पूछ ले तो 18 टिक लगानी है आपको, ठीक है। यहाँ पर 1948 एकीकरण का प्रथम चरण होता है 17-18 मार्च 1948 को। देखो इस एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या रखा जाता है, इसका नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। अरे इस चरण का नाम क्या रखा जाता है, मत्स्य संघ। और इसका नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया, के.एम. मुंशी की सिफारिश से इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। ये भी लिखना है, पॉइंट लगाकर नोट करना है, एग्जाम में पूछा हुआ है। कन्हैयालाल माणक चंद मुंशी, के.एम. मुंशी के.एम. मुंशी की सिफारिश से इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इस चरण का उद्घाटन, इस चरण का राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो शामिल रियासतें, शामिल रियासतें, इस चरण के अंदर कौन कौन सी रियासत को शामिल किया जाता है, यह आपको याद रखना है।
शामिल रियासतें। मैप बनाकर मैप के ऊपर ही छापना है तुम्हें। अलवर, भरतपुर, करौली, हाँ धौलपुर। अरे ज्योग्राफी में मैप बनाना तो सीख गए होंगे तुम लोग, सीख गए ना। हाँ, मैप बना लो, मैप के ऊपर छाप लो शामिल रियासतें। 4 रियासतें इसमें शामिल होती है और एक इसमें ठिकाना शामिल होता है। 4 रियासत प्लस एक ठिकाना। एक ठिकाना कौन सा इसमें शामिल होता है? निमराना। निमराना, ये निमराना ठिकाना है, ये भी इसमें शामिल होता है। यहाँ का जो शासक था राजेंद्र सिंह, यहाँ का शासक था राजेंद्र सिंह। लिख लिया सबने? अरे नोट कर लिया ना? यहाँ पर एकीकरण का प्रथम चरण है, ये कब होता है? एक तो 17-18 मार्च 1948 को। इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया था? के एम मुंशी की सिफारिश पर इसका नाम है वो मत्स्य संघ रखा जाता है। इस एकीकरण के पहले चरण में कितनी रियासतें शामिल होती है और एक क्या होता है इसमें? ठिकाना इसमें शामिल होता है। 4 रियासतें कौन कौन सी शामिल होती है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD याद रखना, ठीक है? 4 रियासतें इसमें शामिल होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कि एकीकरण के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सी रियासत को शामिल नहीं किया गया या निम्न में से कौन सी रियासत को शामिल किया गया। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके। यदि नहीं किया गया इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 इसके नाम आएंगे। अरे 3 इनमें से नाम आएंगे और एक चौथा नाम कोई दूसरा उठाकर दे देगा तुम्हें कि किस रियासत को इसमें शामिल नहीं किया था, वो तुम्हें पता होना चाहिए। 4 का पता है तो आराम से उसमें क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अन्यथा पट्टियां गिना। आजकल तो पट्टियां भी नहीं है, RCC है आजकल। ब्लॉक गिन लेना कितने ब्लॉक है, ठीक है? इसके बाद में देखो यहाँ पर एक ठिकाना इसमें शामिल होता है। ठिकाना कौन सा शामिल होता है? निमराना। यहाँ का शासक कौन था? अरे यहाँ का शासक कौन था? राजेंद्र सिंह, ठीक है? इसके बाद में देखो यहाँ पर इस चरण के अंदर किस व्यक्ति को क्या पद दिया गया जब राजी किया गया इनको शामिल करने के लिए? अरे 4 रियासतों के राजाओं को शामिल किया, उनको कोई ना कोई लालच तो दिया था। कोई राजा को राजधानी का लालच दिया था, कोई राजा को वहां पर राज प्रमुख का लालच दिया था, किसी को उपराज प्रमुख का लालच दिया था, ठीक है? तो किसको राज प्रमुख बनाया था, किसको उपराज प्रमुख बनाया था, ये सब चीजें यहाँ पर लिखना है आपको। सबसे पहले तो नाम दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर। नाम इस चरण का, ठीक है? प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री का पद है। पहले अलग अलग चरण के अंदर अलग अलग प्रधानमंत्री बनाए गए थे। रियासत के अंदर भी प्रधानमंत्री रहा करता था, राजा का प्रधानमंत्री हुआ करता था,
ठीक है। बाद में जब अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू किया गया, उसके बाद में इस प्रधानमंत्री के पद को समाप्त किया गया और वहां पर फिर मुख्यमंत्री का पद चलाया गया। ठीक है। उससे पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले जो अलग अलग पद है, अब पूरे भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री होता है। अरे पूरे भारत में एक प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर इन चरणों के अंदर अलग अलग प्रधानमंत्री है। तो उस समय जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक कोई ना कोई पद उल्टे सीधे चलते रहते। ठीक है। तो यहाँ पर इस चरण का प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है, इस चरण की राजधानी भी रखी जाती है, राजधानी, इसका उद्घाटन भी किया जाता है। ठीक है। राष्ट्र प्रमुख भी बनाया जाता है, उपराष्ट्र प्रमुख भी बनाया जाता है। देखो सबसे पहले इसका नाम क्या रखा जाता है? अरे इसका नाम क्या रखा जाता है? मत्स्य संघ। ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है शोभाराम को। किसको बनाया जाता है? शोभाराम, शोभाराम कुमावत। ठीक है। इसकी राजधानी रखी जाती है अलवर को, अलवर को। इसका उद्घाटन होता है भरतपुर के दुर्ग में। इसका उद्घाटन कहां पर होता है? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। इसका उद्घाटन करने के लिए जो व्यक्ति आता है उसका नाम है एनवी गोडगिल। अरे जो व्यक्ति यहां पर इसका उद्घाटन करने के लिए आता है उसका नाम है एनवी नरहरि विष्णु गोडगिल। एनवी गोडगिल ये इसका उद्घाटन करता है। राज प्रमुख, देखो यहां पर राज प्रमुख बनाया जाता है उदय भान सिंह को। उदय भान सिंह ये धौलपुर महाराजा थे। धौलपुर महाराजा। ठीक है। उपराज प्रमुख बनाया जाता है गणेश पाल को। गणेश पाल को ये करौली के थे। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। छाप लिए सबने? छाप लो। एकीकरण के प्रथम चरण में राज प्रमुख कौन था, उपराज प्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, ये सारे फैक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। छाप लिया? वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। ये जो मत्स्य संघ बना, 4 रियासतों को इसमें शामिल कर दिया। अरे 4 रियासतों को शामिल कर दिया इसमें। अब इन 4 रियासतों की मिलाकर कितनी आमदनी थी, कितनी आय थी, वार्षिक आय। ठीक है। 1,84,00,000। ठीक है। 184 लाख है वो इसकी वार्षिक आय थी। ये वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपके भी पूछ ले, इसलिए वार्षिक आय भी लिखना है। ये तो साफ लिया सबने। देखो यहां पर सबसे पहले एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या रखा जाता है?
अरे किसकी सिफारिश पर रखा जाता है, इसका नाम मत्स्य संघ। इसके बाद में देखो यहाँ पर राजधानी कहां पर रखी जाती है, इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है, उद्घाटन कहां पर होता है इसका, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है, भरतपुर में। इसका उद्घाटन करने के लिए, जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे, नई सड़क बनती है, उसका उद्घाटन करने के लिए कोई ना कोई आता है, ठीक है। नया कोई हॉस्पिटल वगैरह बनता है, उसका उद्घाटन करने के लिए भी कोई ना कोई आता है, ठीक है। और ज्यादातर आते हैं विधायक मंत्री वगैरह, विधायक मंत्री आते हैं। जब देश आजाद हुआ उससे पहले, जब देश को आजादी मिली थी उससे पहले ही भारत के अंदर क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। अरे देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। जब देश आजाद हुआ उससे पहले ही जब घोषणा कर दी थी, उसके बाद में सरकार बनाना गठित कर दिया था कि अब सरकार बनानी है। तो एक सरकार बनती है अंतरिम सरकार। कौन सी सरकार बनती है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का मतलब बिना चुनाव के एक बार देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई जाती है। और उस अंतरिम सरकार के अंदर एक मंत्री था, उस अंतरिम सरकार का जो प्रधानमंत्री था वो तो बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे प्रधानमंत्री तो कौन बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उस अंतरिम सरकार का एक मंत्री था, खनन मंत्री था, जिसका नाम था एनवी गोडगिल, नरेंद्र विष्णु गोडगिल। इस मंत्री को बुलाया जाता है कि आप आओ यहाँ पर, फीता काट के जाओ, हम इस एकीकरण के पहले चरण का उद्घाटन कर रहे हैं, इस चरण का उद्घाटन भरतपुर के किले में कर रहे हैं और आपको यहाँ पर आकर फीता काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर फीता काटने के लिए कौन आया था, एनवी गोडगिल। उद्घाटन करने के लिए एकीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया था, एनवी गोडगिल ने, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर राज प्रमुख किसको बनाया जाता है, उदयभान को। अब देखो सबसे पहले एकीकरण में शामिल करने वाला अलवर का राजा तेज सिंह। अलवर का राजा कौन था, तेज सिंह। राजधानी किसको बनाई, बेचारे को राज प्रमुख क्यों नहीं बनाया, क्या कारण था पीछे, अलवर के राजा तेज सिंह को राज प्रमुख क्यों नहीं बनाया, उसको महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर रखा था। जो महात्मा गांधी को मारता है नाथूराम गोडसे, अरे महात्मा गांधी को कौन मारता है, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद अलवर के राजा थे तेज सिंह। अलवर के राजा कौन थे, तेज सिंह। अलवर के राजा तेज सिंह के पास में आकर छुप जाता है। जब वहां पर छुपता है, उस नाथूराम गोडसे को जब गिरफ्तार किया जाता है तो अलवर से गिरफ्तार किया जाता है। अलवर के राजा तेज सिंह के पास में वो छुपा हुआ था। उसको शरण देने के जुर्म में अलवर के राजा को भी गिरफ्तार कर लिया कि आपने बापू के हत्यारों को शरण दे रखी है। अरे बापू ही था, क्या आपने बापू के हत्यारों के यहां पर शरण दे रखी है आपने। तो ये कहा जाता है कि उस जुर्म के अंदर अलवर के राजा तेज सिंह को भी गिरफ्तार कर रखा था। और अलवर के राजा तेज सिंह का प्रधानमंत्री था, उसको भी वहां पर बन्ने सिंह के नाम से उसको भी गिरफ्तार कर रखा था, ठीक है। एनवी खर्रे के नाम से उसका मंत्रिमंडल के अंदर सदस्य था, उसको भी गिरफ्तार कर रखा था, ठीक है। तो महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म के अंदर अलवर के राजा को गिरफ्तार कर रखा था, बाद में जाकर उसको छोड़ा था। इसी कारण अलवर के राजा को यहाँ पर जो राज प्रमुख है वो नहीं बनाया जाता है। कहाँ के राजा को राज प्रमुख बनाया जाता है, धौलपुर के राजा को। इसके बाद में उपराज प्रमुख, जैसे राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है, सीएम होता है, डिप्टी सीएम होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर राज प्रमुख है वो तो किसको बनाते हैं, और उपराज प्रमुख किसको बनाते हैं, गणेश पाल को। गणेश पाल कहाँ के थे, करौली के थे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सम्मिलित करने वाला भी क्वेश्चन आता है। एक तरफ 4 चरणों के नाम दे देगा आपको और आगे उनके राज प्रमुखों के नाम देकर सम्मिलित करवा लेगा। आगे आपको उनकी जो राजधानी है वो देकर आप इसे सम्मिलित करवा लेगा, ठीक है। राज प्रमुख के अलावा उनके प्रधानमंत्री का नाम देकर सम्मिलित करवा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ का राजधानी कहां पर रखी गई थी, उद्घाटन कहां हुआ था, किसने उद्घाटन किया था, फीता किसने काटा था, एनवी गोडगिल ने, नरेंद्र विष्णु गोडगिल ने। ये भारत सरकार का खनन मंत्री था, इसने यहाँ पर फीता काटा। राज प्रमुख किसको बनाया जाता है, और उपराज प्रमुख गणेश पाल। उदयभान सिंह कहाँ का था, और यहाँ पर गणेश पाल कहाँ का था, करौली। इसके बाद में लिखो मत्स्य संघ की वार्षिक आय। देखो मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख। मत्स्य संघ की वार्षिक आय
वार्षिक आय, मत्स्य संघ की वार्षिक आय लिखो 184 लाख, 1,84,00,000 भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। एक खोका 84 लाख भी लिख सकते हो, हाँ एक खोका, 1 करोड़ 1 खोका हो गया। जनसंख्या भी लिखनी है इसकी, लिखो जनसंख्या, मत्स्य संघ की जनसंख्या, मत्स्य संघ की जनसंख्या, इस मत्स्य संघ की जनसंख्या है 18,37,994, 18,37,000 इस मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल भी बनाया गया था। प्रधानमंत्री जब शोभाराम कुमावत को बना दिया तो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत की पूरी सरकार थोड़ी चला लेगा मत्स्य संघ की, इसके लिए मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य थे ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन से मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल थे या मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसके मंत्रिमंडल में 4 सदस्य थे, चारों सदस्यों के नाम लिख लो। लिखो मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल, मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल, सबसे पहले मंत्रिमंडल में नाम लिखो गोपीलाल यादव, मास्टर भोलेनाथ, मंगल सिंह डाकूवाड़ा। लिखो गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, मास्टर भोलेनाथ, मास्टर भी था और भोला भी था मेरी तरह, मास्टर भोलेनाथ। अगला लिखो चिरंजी लाल, लिखो चिरंजी लाल, चिरंजी लाल, डॉक्टर मंगल सिंह, चिरंजी लाल, डॉक्टर मंगल सिंह, डॉक्टर मंगल सिंह। इनकी जगह लिखना चाहो तो जगह भी लिख लो। गोपीलाल के आगे लिख लो भरतपुर, ये भरतपुर का था, भरतपुर। इसके बाद में लिखो अलवर, फिर लिखो करौली और फिर लिखो धौलपुर। अलग अलग रियासतों से अलग अलग व्यक्तियों को ले लिया मंत्रिमंडल में ताकि कोई नाराज नहीं हो। छाप लिया सबने, छाप लिया ना सबने। ये एकीकरण का प्रथम चरण कंप्लीट है आपके, ठीक है। एकीकरण का ये प्रथम चरण आपके कंप्लीट है। देखो एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेक्चरर की भी एग्जाम दिया ना, ठीक है, कोई भी एग्जाम दिया ना किसी भी लेवल की, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पर एकीकरण का प्रथम चरण कब हुआ था? 17-18 मार्च 1948 को। एकीकरण का जो प्रथम चरण है इसका नाम क्या रखा गया?
किसकी सिफारिश से इसका नाम रखा? के एम मुंशी। स्टार लगा लेना, ये पूछा होगा किसकी सिफारिश से ये नाम रखा गया था, डबल स्टार लगा लो इसके, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसके अंदर शामिल रियासतें, एकीकरण के पहले चरण में कौन कौन सी रियासत को शामिल किया जाता है? सबसे पहली रियासत कौन सी है? अलवर। अलवर के बाद में भरतपुर, के बाद में करौली, के बाद में धौलपुर। अरे ये करौली यहाँ नहीं है, करौली लास्ट में है, कहीं यहाँ टिका दो इसको, ठीक है। और मैप में फिर आप देखो और बोलो कि सर ज्योग्राफी वाले मार साहब ने तो यहाँ लिखवाया, आपने यहाँ कैसे लिखवा दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो चार रियासतें और एक ठिकाना इसमें शामिल होता है। ठिकाना कौन सा शामिल होता है? कौन सा ठिकाना शामिल होता है? निमराना। इसके बाद में देखो इसका नाम है वो मत्स्य संघ है। इसका प्रधानमंत्री किसको रखा जाता है? शोभाराम कुमावत को। राजधानी किसको बनाई जाती है? इसका उद्घाटन कहाँ होता है? लोहागढ़ दुर्ग में। उद्घाटन करने कौन आया? राज प्रमुख किसको बनाया जाता है? सुनील, क्या नाम है? पीछे चल रही है क्लास, पीछे चल रही है क्लास। ठीक है। उपराज प्रमुख किसको बनाया जाता है? गणेश पाल सिंह। इसके बाद में देखो मत्स्य संघ है, इसकी वार्षिक आय कितनी थी, सालाना आय कितनी थी? 184 लाख, 1 करोड़ 84 लाख। इसका मत्स्य संघ की जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या कितनी थी? 18,37,994। जब प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका मंत्रिमंडल भी रहेगा, उसको चलाएंगे तो सही, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है यहाँ पर देखो। सबसे पहले कौन है? गोपीलाल यादव। इसके बाद में मास्टर भोलेनाथ। इसके बाद में चिरंजी लाल, और चिरंजी लाल के बाद में है डॉक्टर मंगल सिंह। ये मत्स्य संघ के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे। निम्न में से मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य का नाम है, या निम्न में से मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य का नाम नहीं है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तुम्हारे भी पूछ सकते हैं, संभावना है, ठीक है। वैसे तुम्हारी एग्जाम के अंदर तो केवल रियासत तक पूछेंगे तुम्हें कि इसके अंदर शामिल कौन सी रियासत है, कौन सी नहीं है। राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, इनके नाम पूछ सकता है, बाकी नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में लिखो एकीकरण का दूसरा चरण। अभी तो समय है, दूसरा चरण तो हो जाएगा। लिखो एकीकरण का दूसरा चरण। एकीकरण का दूसरा चरण। एकीकरण का दूसरा चरण, ठीक है। एकीकरण का दूसरा चरण है, ये सबसे पहले तो कब होता है? एकीकरण का दूसरा चरण कब होता है? 25 मार्च 1948, ठीक है। इसका नाम क्या रखा जाता है? राजस्थान संघ भी आता है कई जगह। इसके अलावा इसी को बोलते हैं पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है, ये इसका नाम रखा जाता है। इसमें शामिल रियासतें, इसमें कौन कौन से रियासत को शामिल किया जाता है? ठीक है, शामिल रियासतें। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापुरा और टोंक, ठीक है। एक इसके अंदर ठिकाना भी शामिल किया जाता है। इसमें टोंक का लावा ठिकाना शामिल नहीं किया जाता है।
तो के अलावा ठिकाना को अलग से शामिल किया जाता है, ठीक है। जुलाई 1948 में उसको अलग से शामिल किया जाता है। केवल इसमें यहाँ पर इस चरण के अंदर एक ठिकाने को शामिल किया जाता है, कुशलगढ़ ठिकाने को। बांसवाड़ा के अंदर जो ठिकाना है, ठिकाने का नाम है कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा ठिकाना है? कुशलगढ़ ठिकाना। नौ रियासतें, 9 रियासत प्लस एक ठिकाना, एक ठिकाना, एक ठिकाना है कुशलगढ़। राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित तहसील ये भी यही है, वर्तमान में तहसील बना रखा है इसको कुशलगढ़ तहसील, ठीक है। अरे कुशलगढ़ तहसील है, वर्तमान में राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में ये है कुशलगढ़। स्थिति विस्तार पढ़ा होगा आपने, अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, कुशलगढ़ से होकर। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम बोरकुंडा। छाप लिया सबने? अरे छाप लिया ना सबने? सबसे पहले देखो एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948। इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान संघ, या इसी को बोलते हैं पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है। ज्यादातर इसका नाम आपको पूर्वी राजस्थान संघ ही याद रखना है, लेकिन कई जगह पर यह भी नाम दिया हुआ है, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा कभी भी। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसमें शामिल रियासतें, इस चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर देखो सबसे पहली रियासत कौन सी है, इसके बाद में बूंदी के बाद में, झालावाड़ के बाद में, डूंगरपुर के बाद में, किशनगढ़ के बाद में, कोटा के बाद में, प्रतापगढ़ के बाद में, सापुरा के बाद में। इसमें से आपको नाम याद रखने, एग्जामिनर यही पूछेगा, निम्न में से एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल रियासत का नाम है, या निम्न में से एकीकरण के दूसरे चरण में रियासत का नाम शामिल नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, है पूछेगा तो उसमें 3 नाम देकर फिर ये पूछ लेगा कि उपरोक्त सभी, ठीक है। या फिर नया ट्रेंड आ रहा है आजकल, 2 रियासतों के नाम देगा, शामिल है जिन 2 रियासतों को नाम देगा, 2 रियासतों को नाम नहीं देगा। और आजकल ऑप्शन आते हैं फिर ए बे बे से, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं आजकल, ठीक है। वो जमाना गया है पहले वाला कि सीधा सीधा एक ऑप्शन पे डिपेंड होके क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। हाँ, ए व सी सही, बी व सी सही, इस प्रकार से फिर ऑप्शन आते हैं उसमें, ठीक है। तो इन रियासतों के नाम आपको याद रखने हैं, सभी रियासतों के नाम आपको याद रखने हैं। इस दूसरे चरण के अंदर इन रियासतों को शामिल किया जाता है। एक ठिकाना इसमें शामिल होता है, कौन सा ठिकाना इसमें शामिल होता है? कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाना कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। इसके बाद में लिखो इसमें, इस चरण के अंदर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है, राज प्रमुख किसको बनाया जाता है, राजधानी किसको बनाई जाती है? प्रधानमंत्री, राजधानी, उद्घाटन, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख में 2 है इसमें, ठीक है। एक तो वरिष्ठ है और एक कनिष्ठ है, कनिष्ठ है। अरे उम्र के आधार पर बनाया जाता है। अरे वरिष्ठ का मतलब जो बड़ा है, ठीक है, उम्र में जो बड़ा है वरिष्ठ हो गया। कनिष्ठ का मतलब उससे छोटी उम्र का हो गया राज प्रमुख, ठीक है। प्रधानमंत्री यहां पर बनाया जाता है गोकुल लाल असावा को, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, ठीक है। राजधानी बनाई जाती है कोटा को, उद्घाटन किया जाता है कोटा दुर्ग में। और उद्घाटन करने के लिए देखो 18 मार्च
18 मार्च को पहला उद्घाटन हुआ, 25 मार्च को दूसरा उद्घाटन हो गया। कितने दिन हुए? 7-8 दिन हो गए। ठीक है, तो वहां पर नरेंद्र विष्णु एनवी गॉडगिल को कहा कि एक फीता और काट के चला जाना, अभी वापस जाएगा दिल्ली, वापस आएगा फिर। ठीक है, कोई दूसरे को बुलाएंगे, एक उद्घाटन और कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर उसी से उद्घाटन करवा लिया जाता है। तो शुरू के 2 चरणों का उद्घाटन एनवी गॉडगिल करता है, नरेंद्र विष्णु गॉडगिल करता है। उद्घाटन यहाँ पर कोटा दुर्ग के अंदर एनवी गॉडगिल ने किया। नरेंद्र विष्णु गॉडगिल फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, राज प्रमुख, जब कोटा को राजधानी बनाया गया, जब जो बड़ी रियासत है कोटा रियासत को इसमें शामिल किया, तो यहाँ पर वही के राजा को क्या किया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। यहाँ पर राजा कौन थे? भीम सिंह। इसकी ट्रिक है, लिखवा दूंगा मैं आपको। उदय ने भीम को बोफा माना। भीम सिंह कोटा महाराजा। कोटा महाराजा, इसको यहां पर राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख लिखो बहादुर सिंह। वरिष्ठ उपराज प्रमुख लिखो बहादुर सिंह। बहादुर सिंह बूंदी का राजा था। ठीक है, इसके बाद में यहां पर है कनिष्ठ राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का राजा। इनको लालच दिया था, लालच देकर इनको उसमें शामिल किया था संघ के अंदर। ठीक है, अरे राजाओं को लालच देकर उनको संघ में शामिल करवाया गया था। और कोई पद नहीं है, ये सारे छीन लिए जाते हैं बाद में। इंदिरा गांधी आती है उस समय तो पेंशन भी बंद कर देती है इनकी। 1971 में, 1971 तक तो इनको पेंशन दी जाती है राजाओं को। बैठे बैठे खा रहे थे ये, इनकी पीढ़ियां खा रही थी बैठी बैठी। जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वो क्या करती है फिर इनके प्रीविपर्स को खत्म कर देती है 1971 के अंदर। तब तक तो इनको 5 लाख 10 लाख पेंशन आती है, बाद में उसने समाप्त किया। ठीक है, आयरन लेडी थी। अरे आयरन लेडी थी वो। हाँ, मोदी जी की तरफ फेंकती नहीं थी, डायरेक्ट एक्शन लेती थी। ठीक है, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस समय ये कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने फोन नहीं उठाया था अमेरिका से। संयुक्त राष्ट्र संघ है, वही तो समझौता करवाता है। कहीं पर भी समझौता वगैरह होता है, शांति समझौता होता है, उसी के द्वारा करवाया जाता है, अमेरिका के द्वारा। तो वहां पर ये कहा जाता है कि पहले तो जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हुई तो उसने फोन किया वहां पर, तो उसने नहीं उठाया। उसके बाद में जब नहीं उठाया, इंदिरा गांधी ने केवल और केवल वहां पर शांति बनाए रखने के लिए कॉल किया था, उसने नहीं उठाया। उसके बाद में खुद के सैनिकों को आदेश देती है कि अब जो भी है वो देखा जाएगा, युद्ध स्टार्ट करो। भारतीय सैनिक पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच जाते हैं। बीच में अमेरिका से फोन आता है, संयुक्त राष्ट्र से, फोन नहीं उठाती है, बोलती है कि वेट करने दो, इसको उठा के रख दो। जब तक लाहौर तक सेना पहुंचती है तब जाकर फिर फोन उठाती है, और तब जाकर युद्ध रोकती है, युद्ध विराम होता है। लाहौर तक अपने सैनिक पहुंच गए थे। ठीक है, तो बोलने में और करने में फर्क होता है। मोदी जी बोलते हैं, वो करती थी। मोदी जी फेंकते हैं बस, और क्या है। ठीक है, तो यहां देखो प्रधानमंत्री कौन बने थे। अरे एकीकरण के दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? राजधानी किसको बनाई गई? उद्घाटन कहां हुआ था? किसने उद्घाटन किया? राज प्रमुख किसको बनाया था? कहां के थे? उपराज प्रमुख किसको बनाया था? 2 बने थे उपराज प्रमुख, एक तो वरिष्ठ उम्र में ज्यादा था और एक उम्र में कम था, कनिष्ठ। ठीक है, उम्र में ज्यादा वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाया था? कहां का था? बूंदी का। और कनिष्ठ उम्र में कम राज प्रमुख किसको बनाया था? लक्ष्मण सिंह। कहां का था? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, यहां लक्ष्मण सिंह करना, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर का था, डूंगरपुर के महाराजा थे ये। इसके बाद में लिखो, लिखो पूर्वी राजस्थान संघ की आय तो लिख लो, वार्षिक आय तो लिखो इसकी। पूर्वी राजस्थान संघ की, पूर्वी राजस्थान संघ की वार्षिक आय
पूर्वी राजस्थान संघ की वार्षिक आय, वार्षिक आय लिख लो यहां पर 1,90,00,000, ठीक है। एक करोड़ 90 लाख, 190 लाख लिख लो, वैसे लिखो तो 1.1 होगा 90 लाख। इसके बाद में लिखो यहां की जनसंख्या, पहले लिखो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लिखो, क्षेत्रफल लिखो, 16,000 वर्ग मील, 16,000 वर्ग मील। वर्ग किलोमीटर में लिखना चाहो तो 1.6 से गुणा कर देना इसको, ठीक है, 1.6 से मल्टीपल कर देना, वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, अरे एक मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.6, ठीक है। तो यहां पर वर्ग किलोमीटर में लिखना चाहो तो इसको मल्टीपल कर देना 1.6 से। इसके बाद में लिखो जनसंख्या 23.5 लाख, जनसंख्या लिखो 23.5 लाख। तेईस पॉइंट पांच लाख, ठीक है, 23,50,000 ये इसकी जनसंख्या हो गई। और ये क्या बोल रहा है पीछे से, नहीं कोई दिक्कत हो तो बता, जनसंख्या में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है जनसंख्या में, 45,000 कम कर दिए, अपने आप बढ़ जाएगी जनसंख्या, ठीक है। अभी रिपोर्ट आने दो कोरोना के बाद की, अभी कोरोना के बाद की रिपोर्ट आएगी ना, तब आराम से पता चल जाएगा कितनी जनसंख्या है, ठीक है। हाँ, कोई काम काज शुरू कर दोगे अपने आप, फिर जनसंख्या का रिपोर्ट, पूरी कार्ड, रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद में। छाप लिया सबने, ये एकीकरण का दूसरा चरण कंप्लीट है, कल की क्लास में ये एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा आपके, ठीक है। फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो यहां पर इसका रिवीजन करना है, इसे कहां जाओगे, इसका रिवीजन करवा के फिर जाऊंगा। एकीकरण का दूसरा चरण, दूसरा चरण कब होता है, 25 मार्च। दूसरे चरण का नाम क्या रखा जाता है, पूर्वी राजस्थान संघ। इसके अंदर 9 रियासतें एक ठिकाना शामिल किया जाता है। 9 रियासतें कौन कौन सी शामिल की जाती है, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और बाबू झाड़ू किको परसाटो। ट्रिक याद रख लेना, ठीक है। और फिर पूछे तुम्हें तो उस ट्रिक को याद करके वहां पर क्वेश्चन सोल्व कर देना, ठीक है। एक ठिकाना इसमें शामिल होता है, कौन सा ठिकाना शामिल होता है, ठीक है। एक इसी चरण के अंदर एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा आपको भी, तो बांसवाड़ा के राजा, यहाँ पर बांसवाड़ा के राजा वहां पर विलय पत्र पर साइन तो कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि मैं मेरे खुद के मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूँ, मैं मेरे खुद के डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। और वहां के राजा थे बांसवाड़ा के, जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह, राजा का नाम क्या था, चंद्रवीर सिंह, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर इस दूसरे चरण के अंदर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है, राजधानी कहां रखी जाती, उद्घाटन कहां होता है, किसने उद्घाटन किया था, राज प्रमुख किसको बनाया जाता है, वरिष्ठ राज प्रमुख, कनिष्ठ राज प्रमुख। इसके बाद में इसकी वार्षिक आय कितनी है, अरे वार्षिक आय कितनी है, 1,90,00,000। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है, 16,000 वर्ग मील। यहाँ पर इसकी जनसंख्या कितनी है, 23.5 लाख। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करो, लिखो बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह
एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, ऐसी फीलिंग आती है उसको, क्योंकि राजा जब संघ में शामिल हो जाएगा तो संघ में शामिल होने के बाद में भारत एक संघ बन जाएगा, भारत का एक प्रधानमंत्री रहेगा, भारत का एक राष्ट्रपति रहेगा, दो भवन रहेंगे, उसमें लोकसभा और राज्यसभा, उन्हीं के अनुसार नियम कानून चलेंगे। राजा की कोई पावली नहीं चलेगी, और राजा की कोई पावली नहीं चलेगी, सारी शक्तियां राजा से जब छीन ली जाएगी तो राजा एक मरने के समान हो गया। अरे राजा की सारी शक्तियां जब छीन ली जाएगी तो राजा को ऐसा ही फील आएगा कि मैं तो मर गया। ठीक है, तो राजा वहां पर साइन करते समय कहता है कि मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं मेरे खुद के मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं, मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा किसने कहा था? कहां के राजा थे? किसने? राजा कौन थे यहाँ पर? चंद्रवीर सिंह। तो ये चंद्रवीर सिंह नाम याद रखना, क्या कहा था इसने, कौन सी रियासत के थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी एकीकरण के जो चरण है नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में चर्चा करेंगे।